मैं शोएब मोहम्मद, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज हम बात करेंगे एलएलबी फर्स्ट ईयर में चलने वाले हिंदू लॉ का जो एक एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, उसके सेक्शन 11 एंड 12 के बारे में। जो धारा 1 है वो बात करती है शून्य विवाह के बारे में, और धारा जो 12 है वो बात करती है शून्य करणीय विवाह के बारे में, वॉइड मैरिजेज एंड वॉइडेबल मैरिजेज। पहले हम बात करते हैं सेक्शन 11 के बारे में। जो धारा 11 है वो बात करती है शून्य विवाह के बारे में, यानी कि शून्य विवाह कौन कौन से होते हैं। इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात अनुष्ठापित कोई भी विवाह, यानी हिंदू विवाह अधिनियम 1955 जब से लागू हुआ है, इसके बाद में कोई भी विवाह जो अनुष्ठापित हुआ है या कोई भी विवाह जो किया गया है, यदि वो इस अधिनियम की धारा 5 के खंड 1, धारा 5 जो है उसके खंड जो 1 था, उसमें कहा गया था कि विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से न तो वर की कोई जीवित पत्नी हो और न वधू का कोई जीवित पति हो, जो कि हमने पढ़ा था। तो हस्बैंड और जो वाइफ, जो वर वधू है, ना तो वर का कोई पति जीवित हो, ना ही वधू का कोई पति जीवित हो, ना ही वर की कोई वधू जीवित हो। तो ये कंडीशन थी जो हमने पढ़ी थी हिंदू विवाह की शर्तों के लिए। जीवित नहीं होना चाहिए, दोनों पक्षकार जो जीवित पति या पत्नी नहीं होना चाहिए किसी भी पक्षकार के। हिंदू जो मैरिज एक्ट है उसके अनुसार जो विवाह जब किया जाता है तो उसकी ये धारा 5 की पहली जो थी वो शर्त थी विवाह के लिए। तो धारा 5 के खंड 1 खंड 4 के अंतर्गत जो बात बताई गई थी कि जबकि दोनों पक्षकारों में से हर एक को शासित करने वाली रूढ़ि या प्रथा से उन दोनों के बीच विवाह अनुज्ञात न हो, वे प्रतिष्ठित नातेदारी की डिग्रियों के भीतर नहीं हों, यानी वो दोनों प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में नहीं हों। और कहा गया है इसमें, और 5 में विनिर्दिष्ट शर्तों में से, और 5वीं शर्त थी जब तक कि दोनों पक्षकारों में से हर एक को शासित करने वाली रूढ़ि या प्रथा से उन दोनों के बीच विवाह अनुज्ञात न हो, वे एक दूसरे के सबपिंड नहीं हों, यानी सबपिंड वहाँ पर रिलेशनशिप नहीं हो, सबपिंड नातेदारी नहीं हो। में विनिर्दिष्ट शर्तों में से किसी एक का भी उल्लंघन करता हो तो अकृत और शून्य होगा, और विवाह के किसी पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार के विरुद्ध उपस्थापित अर्जी पर अकृतता की डिग्री द्वारा ऐसा घोषित किया जा सकेगा, यानी ऐसा विवाह मान्य नहीं होगा। यानी कि हम साधारण शब्दों में बात करें तो शून्य विवाह कौन सा विवाह होगा, जो कि इस अधिनियम के पारित होने के बाद में ऐसा कोई विवाह हुआ है जो कि धारा 5 के खंड 1 के अनुसार, यानी पति या पत्नी जो है उसका कोई जीवित पति या पत्नी नहीं हो, पति का तो पत्नी नहीं हो जीवित, और पत्नी का कोई भी जीवित पति नहीं हो। ये वाली कंडीशन में अगर विवाह होता है तो वो शून्य होगा। और 4 के अंतर्गत कोई अगर प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के अंदर कोई विवाह किया जाता है तो खंड 4 के अंदर ये बात बताई गई थी धारा 5 के, तो ऐसा विवाह भी शून्य होगा। और ऐसा विवाह जो कि सपिंड नातेदारी के अंतर्गत किया गया था वो भी विवाह शून्य होगा, यानी जीवित पति पत्नी की स्थिति हो, या प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में विवाह किया गया हो, या सपिंड नातेदारी में विवाह किया गया हो, तो ये इस प्रकार से किया गया विवाह शून्य होता है। जैसा कि हमने धारा 5 के अंदर विवाह की शर्तें पढ़ी थी, तो धारा 5 का खंड 1 का, 4 का और 5 का उल्लंघन करके अगर कोई विवाह किया जाता है तो ऐसा विवाह शून्य होगा। और विवाह के किसी पक्षकार के द्वारा कोई सा भी पक्षकार दूसरे पक्षकार के विरुद्ध कोई अर्जी कोर्ट में दाखिल करता है तो वहाँ पर ऐसी अर्जी पर ऐसे विवाह को डिक्री द्वारा शून्य घोषित किया जाएगा। यानी कि void marriages, any marriage solemnized after the commencement of this act shall be null and void, null and void होगी अगर कोई शादी इस एक्ट के लागू होने के बाद में की जाती है। एंड में ऑन ए पिटीशन प्रेजेंटेड बाय आइदर पार्टी, किसी भी पार्टी के द्वारा पिटीशन कोर्ट में दायर की जाती है अगेंस्ट दी अदर पार्टी, दूसरी पार्टी के विरुद्ध, बी सो डिक्लेयर्ड बाय ए डिक्री ऑफ न्यूलिटी, तो उसको वहाँ पर नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाएगा। इफ़ इट कॉन्ट्रामीन्स एनी वन ऑफ द कंडीशन स्पेसिफाइड, यदि वो उल्लंघन करती है
वो विवाह जो हुआ है वो उल्लंघन करके हुआ है, कौन सी कंडीशंस का उल्लंघन करके हुआ है, जो कि धारा 5 के खंड 1, 4 और 5 में बताई गई जो विवाह की शर्तें थी, ऐसी शर्तों का उल्लंघन करके अगर ऐसा विवाह हुआ है तो इस प्रकार का विवाह कोर्ट के द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाएगा किसी भी एक पक्षकार के द्वारा आवेदन करने पर। तो यहाँ पर हमने जो कंडीशन देखी है कि शून्य विवाह कब होता है, जब एक पति है उसके पत्नी जीवित है, वो दूसरी पत्नी से, दूसरी महिला से फिर शादी कर ले, या एक महिला है उसका पति जीवित है वो फिर किसी दूसरे से शादी कर लेती है, तो वहाँ पर उस दोनों के द्वारा किया गया दोनों कंडीशन में विवाह जो शून्य होगा। यानी विवाह के समय जो है महिला उसका कोई पति नहीं होना चाहिए जीवित, और जो पुरुष है उसकी कोई पत्नी जीवित नहीं होना चाहिए। और जो ऐसा विवाह है वो प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप जो हमने पढ़ा था डेफिनेशन क्लॉज में धारा 3 के अंतर्गत, उस प्रकार के रिलेशनशिप में विवाह नहीं हो सकता। और सपिंड नातेदारी में भी अगर विवाह किया जाता है तो इस प्रकार के जो तीनों कंडीशनों का में से किसी भी कंडीशन का उल्लंघन करके अगर विवाह हुआ है तो ऐसा विवाह धारा 11 के अंतर्गत उसको शून्य घोषित किया गया है। ऐसा विवाह शून्य होगा। कोर्ट में आवेदन करने पर कोर्ट जो है वो वहाँ पर ऐसे विवाह को के लिए डिग्री ऑफ न्यूलिटी यानी जो विवाह को नल एंड शून्य घोषित कर सकेगा। यहाँ पर एक केस था दूसरी पत्नी द्वारा भरण पोषण का दावा। पूर्व विवाह का जो तथ्य था पति के द्वारा दूसरी पत्नी से छिपाया गया। पति ने ये तथ्य छुपा लिया कि साहब मेरा विवाह पूर्व में हो चुका है या मेरी पहले से एक पत्नी है। पति का अभिकथन कि चूंकि दूसरा विवाह हिंदू विवाह अधिनियम के अधीन शून्य है, वो इस बात का इस जो धारा है उसका धारा 11 का फ़ायदा उठाते हुए बोलता है, अनुचित लाभ उठाते हुए बोलता है पति के साथ मेरा तो पहले जो विवाह था वो हो चुका था और मेरा दूसरा विवाह शून्य है, अतः दूसरी पत्नी जो है वो भरण पोषण की हकदार नहीं होगी। मैं दूसरी पत्नी को भरण पोषण दूसरी पत्नी को ये अधिकार नहीं है कि वो भरण पोषण प्राप्त कर सके। तो कोर्ट ने अभी निर्धारित किया कि पति को उसकी स्वयं की गलती का फ़ायदा उठाने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर पति ने ही अपनी पत्नी को पहले से खुद के विवाहित होने का, पति ने ये नहीं बताया कि मैं पहले से ही विवाहित हूँ, तो वो अपनी गलती का फ़ायदा नहीं उठा सकता। और अभी जो मेंटेनेंस का जो वाद है, दूसरी पत्नी के द्वारा जो भरण पोषण का वाद लाया गया है, उससे बच भी नहीं सकता। वह ऐसे मामले में उसकी दूसरी पत्नी के भरण पोषण से इनकार नहीं कर सकता, अतः उसको मेंटेनेंस जो है वो दूसरी पत्नी को भी देना पड़ेगा, क्योंकि दूसरी पत्नी को उसने पहले से खुद के विवाहित होने का जो तथ्य था वो छुपाया था। वहाँ पर वो धारा 11 का अनुचित फ़ायदा नहीं उठा सकता, ऐसा कहा गया। बादशाह बनाम उर्मिला बादशाह गोड से 2014 का केस है ये, 1 SCC 188 ये इसका साइटेशन है। अब हम बात करते हैं धारा 12 की। धारा 11 में हमने बात की कि वो कौन सी कंडीशंस है जिनमें कि विवाह शून्य होता है, और धारा 12 में हम बात करेंगे कि वो कौन सी कंडीशंस हैं जिनके अंदर की विवाह जो होता है वो शून्य करणीय होता है। शून्य करणीय जो विवाह होता है वो मान्य होता है जब तक कि किसी पक्षकार के द्वारा कोर्ट में आवेदन करके उसको शून्य घोषित नहीं करवाया जाता। तो जो पीड़ित पक्षकार होता है वहाँ पर उसको अधिकार होता है शून्य करणीय विवाह में कि वो अगर जो शून्य करणीय जो उसके पास में आधार अगर अवेलेबल है तो वो कोर्ट में जाए और अपने विवाह को शून्य घोषित करवा सकता है। तो अब हम बात करेंगे वो कौन कौन से आधार हैं। कोई भी विवाह वह इस अधिनियम के प्रारंभ के चाहे पूर्व में अनुष्ठापित हुआ हो, चाहे वो विवाह ये अधिनियम लागू हुआ था उसके पहले हुआ हो, चाहे पश्चात में या फिर अधिनियम के लागू होने के बाद वो विवाह हुआ है, निम्नलिखित आधारों में से किसी पर भी शून्य करणीय होगा और अकृतता की डिग्री के द्वारा उसको यानी उसको न्यूलिटी की जो डिग्री है, नल एंड वॉइड की जो डिग्री है उसके द्वारा उसको ख़त्म किया जा सकता है, बातिल किया जा सकता है और ऐसे विवाह का एंड किया जा सकता है, उसको शून्य घोषित किया जा सकता है। वो कौन कौन से आधार हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला आधार है जो कि धारा 12 की उपधारा 1 के खंड क में दिया गया है कि प्रत्यर्थी की नपुंसकता के कारण विवाहोत्तर संभोग नहीं हुआ है। यानी जो प्रत्यर्थी था, जो रेस्पोंडेंट है, जिसके अगेंस्ट न्यायालय के अंदर एप्लीकेशन लगाई गई है, पिटीशन लगाई गई है, जिसके विरुद्ध उसकी नपुंसकता के कारण यानी वो इम्पोर्टेंट है, वो जो विवाहोत्तर जो संभोग होता है वो करने के लिए वो सक्षम नहीं है, और उसके कारण उन दोनों के बीच में, पति पत्नी के बीच में जो विवाहोत्तर संभोग अगर नहीं हुआ है तो ये शून्य करणीय विवाह
का जो है ग्राउंड है और इस आधार पर जो पीड़ित पक्षकार है वो न्यायालय में जाके अपने विवाह को शून्य घोषित करवा सकता है। खंड ख के अंदर ग्राउंड दिया गया है कि विवाह धारा 5 के खंड 2 में विनिर्दिष्ट शर्तों का उल्लंघन करता है। अब जो धारा 5 है उसका जो खंड 2 है उसमें से कोई ऐसी शर्त है, वो उन शर्तों में से अगर उल्लंघन करके अगर विवाह किया गया है तो ऐसा विवाह भी शून्यकरणीय विवाह होगा। अब हम बात करते हैं धारा 5 के खंड 2 में कौन कौन से ग्राउंड दिए गए हैं कि जो व्यक्ति है वो अनसाउंड माइंड है, यानी उसका दिमाग प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, चित्त विकृति, उसका मानस जो है वो दिमाग से ठीक नहीं है, अनसाउंड माइंड है, उसमें सोच विचारने और जो चीज़ों को समझने का जो है वो नहीं है, वो एक तरीके से पागल है, अनसाउंडनेस माइंड है, उसका जो चित्त है वो विकृत है। दूसरा जो ग्राउंड है धारा 5 के खंड 2 में वो दिया गया है कि मेंटल डिसऑर्डर, विधि मान्य सम्मति देने में तो समर्थ होने पर भी इस प्रकार से या इस हद तक मानसिक विकार से पीड़ित न रहा हो कि वो विवाह और संतान उत्पत्ति के लिए अयोग्य हो। इस प्रकार से अगर वो सम्मति तो दे सकता है लेकिन मेंटली फिट नहीं है और वो संतान उत्पत्ति और विवाह के लिए अयोग्य है, तो ये भी ग्राउंड बनता है। अगर इसका उल्लंघन करके शादी की गई है तो ऐसा विवाह भी शून्यकरणीय विवाह होगा। और तीसरा ये कहा गया है कि वो उन्मत्तता या मृगी का दौरा अगर उसको बार बार पड़ता है तो ये जो ग्राउंड दिए गए थे वो धारा 5 के खंड 2 में ये शर्तें बताई गई थी। इन शर्तों का उल्लंघन से अगर शादी की गई है, मैरिज की गई है, तो वो जो मैरिज है वो शून्यकरणीय मैरिज होगी। अब धारा 12 का जो खंड ग है उसमें कहा गया है कि अर्जीदार की सम्मति या जहाँ की धारा 5 जिस रूप में बाल विवाह अवरोध संशोधन अधिनियम 1978 के प्रारंभ के ठीक पूर्व विद्यमान थी, उसी रूप में उसके अधीन अर्जीदार के विवाहार्थ संरक्षण की सम्मति अपेक्षित हो, वहाँ ऐसे संरक्षक की सम्मति बल प्रयोग द्वारा या कर्मकांड की प्रकृति के बारे में या प्रकृति से संबंधित किसी तात्विक तथ्य या परिस्थिति के बारे में कपट द्वारा अभी प्राप्त की गई थी। यानी जो विवाह की जो सम्मति थी या जो विवाह के जो संरक्षक थे, जिनके संरक्षक की सम्मति जो विवाह के लिए वो बल प्रयोग के द्वारा प्राप्त की गई थी, या जो विवाह के कर्मकांड किस प्रकार से विवाह किया जाएगा उसके कर्मकांड के बारे में कोई सम्मति जो है या तात्विक तथ्य के बारे में कपट किया गया है, या प्रत्यर्थी जो पक्षकार है उस पक्षकार से संबंधित कोई ऐसा महत्वपूर्ण तथ्य था जिससे उनके विवाह के ऊपर विवाह किया जाए या ना किया जाए उसके ऊपर कोई जो डिसीजन लेने में उस तथ्य का फर्क पड़ सकता था, उस तथ्य की उस तात्विक तथ्य को छुपाया गया हो, या उस परिस्थिति के बारे में कपट किया गया हो, या जो सम्मति थी वो बल प्रयोग के द्वारा ली गई हो, इस प्रकार से जो विवाह किया गया है तो वो विवाह भी जो है वो शून्यकरणीय होगा धारा 12 के अंतर्गत। इसी प्रकार से जो खंड ग है उसमें भी ग्राउंड दिए गए हैं कि प्रत्यर्थी विवाह के समय अर्जीदार से भिन्न किसी व्यक्ति के द्वारा गर्भवती थी, यानी जो रेस्पोंडेंट जो थी या जो वधु थी वो विवाह के समय वो प्रेग्नेंट थी और प्रेग्नेंट भी किसी अन्य व्यक्ति से थी, जिस व्यक्ति से उसका विवाह हो रहा है उससे वो प्रेग्नेंट नहीं थी, किसी अन्य व्यक्ति से वो प्रेग्नेंट थी। तो ये भी इस प्रकार का जो कंडीशन है वो वोइडेबल मैरिज में आती है, वहाँ पर जो पीड़ित पक्षकार है न्यायालय में जाके अपने विवाह को शून्य घोषित करवा सकता है। अब जो धारा 12 है उसकी उपधारा जो 2 है उसमें कहा गया है कि उपधारा 1 में किसी बात के होते हुए भी विवाह के बातिलीकरण की कोई अर्जी, अगर विवाह को नल एंड वॉइड कराने के लिए, शून्य कराने के लिए, बातिलीकरण के लिए कोई अर्जी है तो उस अर्जी के बारे में प्रावधान किए गए हैं कि क्लोज क में जो धारा 12 की उपधारा 2 का जो खंड क है उसमें कहा गया है कि उपधारा 1 के खंड ग में भी निर्दिष्ट आधार पर ग्रहण न की जाएगी। जो धारा 1 का जो ग है जिसमें कहा गया था कि साहब बल प्रयोग से सम्मति प्राप्त की थी, कर्मकांड की प्रकृति के बारे में तथ्य छुपाए थे, या जो प्रत्यर्थी रेस्पोंडेंट जो था या पक्षकार था उसके बारे में तात्विक तथ्य या परिस्थितियों के बारे में कपट के द्वारा जो स्वीकृति है वो प्राप्त की गई थी। तो उसके बारे में क्या कहा गया है इसमें कि उपधारा 1 के खंड ग में जो हमने चर्चा की अभी, किसी आधार पर ग्रहण न की जाएगी यदि पहली कंडीशन है अर्जी यथास्थिति बल प्रयोग के प्रवर्तनीय हो जाने, यानी प्रवर्तनहीन हो जाने या कपट का पता चल जाने के एकाधिक वर्ष के पश्चात दी जाए।
यानी कि यदि एप्लीकेशन वॉइडेबल जो ग्राउंड था कि साहब आपकी सम्मति बल से प्राप्त की है विवाह के लिए या कपट के द्वारा विवाह किया गया था, तो यहाँ पर आप अर्जी जब आपको पता लग जाता है कि इस प्रकार से आपके ऊपर बल प्रयोग किया गया था, तो बल प्रयोग जब हट जाता है यानी बल का प्रयोग प्रवर्तनहीन हो जाता है, या जब आपको पता लग जाता है कि मेरे साथ कपट के द्वारा मेरी सम्मति प्राप्त की गई थी, तो उस कपट का पता चल जाने पर और बल का प्रयोग आपके ऊपर से जो अर्जीदार के ऊपर से हट जाने पर उसके पास में 1 वर्ष का समय होता है। वो 1 वर्ष के अंदर न्यायालय में अपने विवाह को है वॉइड करवाने के लिए आवेदन कर सकता है। यदि उसने 1 वर्ष के पश्चात अगर वो अर्जी लगाता है तो वहाँ पर वो अर्जी न्यायालय के द्वारा ग्रहण नहीं की जाएगी। तो उसके पास में जब ऐसे बल का प्रयोग प्रवर्तनहीन हो जाता है या कपट का पता चल जाने पर एक से अधिक वर्ष के पश्चात वो अर्जी पेश नहीं करें। अगर 1 वर्ष के बाद में अर्जी लगाएगा तो न्यायालय के द्वारा वो अर्जी ग्रहण नहीं की जाएगी। उसके पास 1 वर्ष का समय है, वो 1 वर्ष के अंतर्गत अंदर ही न्यायालय के अंदर अपने विवाह को शून्य घोषित करवाने के लिए अर्जी पेश करें। दूसरा जो है वो है अर्जीदार यथास्थिति बल प्रयोग के प्रवर्तनशील हो जाने के या कपट का पता चल जाने के पश्चात विवाह के दूसरे पक्षकार के साथ अपनी पूर्ण सम्मति से पति या पत्नी के रूप में रह रहा है। एक व्यक्ति था जिसके साथ जो उसकी विवाह की जो सम्मति थी वो कपट के द्वारा ली गई थी या बल प्रयोग किया गया था उसको विवाह के समय उसकी सम्मति के लिए या विवाह करने के लिए। अगर उसका बल जो प्रयोग था वो प्रवर्तनहीन हो गया, यानी अब उसके ऊपर बल का कोई प्रयोग नहीं है और उसको कपट का भी पता लग गया है, और उसके बावजूद भी वो दूसरे पक्षकार जो है उसके साथ में अपनी पूर्ण सम्मति के साथ में फ्री कंसेंट के साथ में अपनी कंसेंट के साथ में पति या पत्नी के रूप में रह रहा है या रह रही है, तब भी वो कोर्ट इस प्रकार की एप्लीकेशन को ग्रहण नहीं करेगा। क्योंकि अगर उसके पास ये आधार था कि जब भी उसे पता चलता कपट का तो वो न्यायालय में जा सकता था, या उसका जो बल का प्रयोग जब उसका प्रवर्तनहीन हो गया बल हट गया उसके ऊपर से, तब भी वो कोर्ट में जा सकता था, लेकिन वो गया नहीं और वो दूसरे पक्षकार के साथ पूर्ण सम्मति से रह रहा है पति पत्नी के रूप में। तो ऐसी स्थिति में न्यायालय क्या है जो उसके जो मैरिज को वॉइड कराने की अर्जी है वो ग्रहण नहीं करेगा। अब धारा जो 12 है उसकी उपधारा 2 का जो खंड ख है उसमें कहा गया है कि उपधारा 1 के खंड घ में विनिर्दिष्ट आधार पर तब तक ग्रहण न की जाएगी। जो घ है उसमें कहा गया था कि विवाह के समय अर्जीदार से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा गर्भवती थी। इस आधार पर जो अर्जी है वो ग्रहण नहीं की जाएगी जब तक कि न्यायालय का समाधान न हो जाए। न्यायालय को जब तक ये समाधान न हो जाए तब तक भी वो जो ग्राउंड घ था जिसमें कहा गया था कि प्रत्यर्थी विवाह के समय यानी रेस्पोंडेंट जो दूसरा पक्षकार था वो विवाह के समय अर्जीदार से भिन्न, जिसने पिटीशन फाइल की है उससे भिन्न किसी व्यक्ति के द्वारा गर्भवती थी पत्नी, तो वहाँ पर इस एप्लीकेशन को तब तक है जो ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक कि न्यायालय का समाधान नहीं हो जाता। क्या समाधान नहीं हो जाता न्यायालय का? पहला है कि अर्जीदार विवाह के समय अभिकथित तथ्यों से अनभिज्ञ था, यानी जो पति था जिसने इस आधार पर न्यायालय में डिक्री लगाना चाहता है कि उसकी पत्नी जो है किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा विवाह के समय गर्भवती थी, तो वो तभी लगा सकता है जब न्यायालय का ये समाधान हो जाता है कि जो पति है उसको इस बारे में पता नहीं था विवाह के समय कि उसकी पत्नी अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा गर्भवती है या उसके पेट में अन्य किसी का गर्भ है। दूसरा जो बिंदु है वो है कार्यवाही इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व अनुष्ठापित विवाह की दशा में ऐसे प्रारंभ के 1 वर्ष के भीतर, यानी अगर कोई विवाह इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व हुआ है तो जैसे ही अधिनियम लागू होता है तो जो अर्जीदार है यानी पति है 1 वर्ष के भीतर न्यायालय में एप्लीकेशन दाखिल करे, ये इसमें लिमिटेशन पीरियड लगा दिया गया है। और ऐसे प्रारंभ के पश्चात और जब ऐसा जो हिंदू विवाह अधिनियम है वो प्रारंभ लागू हो गया है तो ऐसे प्रारंभ के पश्चात अगर कोई विवाह हुआ है तो ऐसे विवाह की दशा में विवाह की तारीख से 1 वर्ष के भीतर, यानी अगर कोई व्यक्ति अब इस आधार पर अपना जो विवाह है उसको शून्य घोषित करवाना चाहता है कि उसकी पत्नी विवाह के समय किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा गर्भवती थी, तो वहाँ पर उसके लिए 1 वर्ष का लिमिटेशन है, लिमिटेशन पीरियड है अर्जी दाखिल करने का न्यायालय में। अगर उसका विवाह इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व हुआ है तो इस अधिनियम के प्रारंभ होने से 1 वर्ष के भीतर वो न्यायालय में अर्जी लगा सकता है, और अगर इस अधिनियम के लागू होने के बाद में उसका विवाह हुआ है तो
उसका विवाह जिस दिन से हुआ है उस विवाह की तारीख से आगे 1 वर्ष की अवधि के अंतर्गत वो न्यायालय में अर्जी दाखिल कर सकता है। इस समय के बाद में उसका अधिकार समाप्त हो जाता है, फिर वो न्यायालय में विवाह जो है अपने विवाह को शून्य घोषित करवाने के लिए अर्जी दाखिल नहीं कर सकता। अब धारा 12 की उपधारा 2 का जो खंड ख है उसका जो तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है वो है उक्त आधार के अस्तित्व का अर्जीदार को पता चलने के समय से अर्जीदार की सम्मति से कोई वैवाहिक संभोग नहीं हुआ है। और ये ग्राउंड तभी वैलिड है जब तक कि जब पति को ये पता लग गया है कि उसकी जो वाइफ है वो किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा गर्भवती है, तो उसने अपनी पत्नी के साथ में संभोग नहीं किया हो। अगर उसने अपनी पत्नी के साथ स्वेच्छा से पता लगने के बाद भी अगर दोनों के बीच में संभोग हुआ है तो उसका ये अधिकार कहीं यहाँ पर समाप्त हो जाता है, फिर वो इस आधार पर न्यायालय में जाकर अपने विवाह को शून्य घोषित नहीं करवा सकता। तो ये कंडीशंस बताई गई हैं कि जो उपधारा 1 का जो खंड ग है उसमें जो ग्राउंड्स हैं विवाह को शून्य करवाने के, कि विवाह के समय अर्जीदार से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा गर्भवती थी, तो अब वहाँ पर इन शर्तों का पालन करना कि अर्जीदार विवाह के समय अभिकथित तथ्यों से अनभिज्ञ था, कार्रवाई इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व अनुष्ठापित विवाह की दशा में, ऐसे प्रारंभ के 1 वर्ष के भीतर और ऐसे प्रारंभ के पश्चात अनुष्ठापित विवाह की दशा में विवाह की तारीख से 1 वर्ष के भीतर दायर की गई थी। उक्त आधार के अस्तित्व का अर्जीदार को पता चलने के समय से अर्जीदार की सम्मति से कोई वैवाहिक संभोग नहीं हुआ है। इन कंडीशंस का पालन करना पड़ेगा। अगर इन कंडीशंस का जो पालन किया गया है तब जो पति होता है वो न्यायालय में अपने विवाह को शून्य घोषित करवाने के लिए अर्जी दाखिल कर सकता है। तो यहाँ पर हमने धारा 11 पढ़ी जिसमें कहा था कि वॉइड मैरिज शून्य विवाह कौन कौन से होते हैं, किन शर्तों का पालन नहीं करने से विवाह शून्य हो जाता है। और धारा 12 हमने पढ़ी शून्य करणीय विवाह कि किन शर्तों का पालन नहीं करने से विवाह शून्य करणीय हो जाता है और उस विवाह को पीड़ित पक्षकार न्यायालय में पिटीशन दाखिल शून्य घोषित करवा सकता है। धन्यवाद।